हेलो क्लास, मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। पिछली क्लास में हम आप पढ़ चुके हैं कि ठोसों के अभिलक्षण क्या होते हैं, ठोसों का सामान्य गुण क्या होता है। आज हम आप पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार के बारे में। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि इनको अंग्रेजी में हम आप कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनको नॉन क्रिस्टलाइन या फिर हम आप कह देते हैं अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण जो भी होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अणुओं की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। उनके अणु इधर उधर नहीं होते हैं, एक परमानेंट सीक्वेंस में उनके अणु अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी होती है। कहने का मतलब यह है जैसे अवयवी कण आपके होंगे तो लगातार बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, ऐसे एक निश्चित व्यवस्था में आपके जुड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से कोई भी व्यवस्था हो सकती है अणुओं की, तो एक निश्चित व्यवस्था में बड़ी बड़ी अणु की श्रृंखला ये बना लेते हैं। तो ऐसे इनको हम क्या कह देंगे भैया, इनको कह दिया जाएगा कि इनकी क्या होती है, ये दीर्घ परासी होते हैं। इनका जो परास होता है वो बहुत ही लंबा हो जाता है, चाहे ये छोटे छोटे रूप में रहे या फिर बहुत बड़े बड़े रूप में रहे। जैसे आपका आ जाता है NaCl, KCl, Na2SO4, etc। मेटल्स वगैरह भी हमारी क्या होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। जितनी भी हमारी मेटल हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल है, कॉपर है, ये सब क्वार्टज है, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब इनके बात करते हैं इनका गलनांक क्या होता है। तो इनका गलनांक, जस्ट मिनट, दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करते चलते हैं। तो इनको क्या कह देंगे कि अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की व्यवस्था नियमित व निश्चित होती है, नियमित व निश्चित। सेकंड में देखेंगे तो ये दीर्घ परासी होते हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी कहने का मतलब यह है कि इनके कण एक दूसरे से लगातार मिलते चले जाते हैं, ऐसे बड़े आकार में एक के बाद एक के बाद एक व्यवस्थित होते चले जाते हैं। तो उसी व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। इनको और क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक कहने का मतलब है कि अगर हम इनको काटेंगे किसी भी रूप में तो हमें अणुओं की जो क्रमबद्धता है वो क्रमबद्धता हमको नहीं मिलनी है। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा क्रिस्टल जो होगा, क्रिस्टल में जो अणुओं की व्यवस्था होगी, मान लीजिए हम आप NaCl का क्रिस्टल ले लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल, तो Na हो गया, उसके बगल में क्या होगा, Cl होगा, इसके चारों तरफ आपका ऐसे Cl पाया जाएगा और Cl के चारों तरफ Na होगा, ऐसे क्रमशः आपके दोनों, यहां पर भी Na, इस तरीके से देखेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए कि अगर हम इसमें ऐसे लाइट गुजारते हैं, प्रकाश गुजारते हैं, तो एक बार वो सोडियम में और दोबारा किसमें, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, इस तरीके से आपका आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके ऐसा नहीं है कि हमको एक ही प्रकार की जो है पदार्थ से लाइट मिलेगा। जो लाइट हमको बाहर निकलता हुआ मिलेगा वो हमको कुछ अलग हिसाब का मिलेगा, एक तरीके का नहीं होगा। यानी इसमें से अगर हम ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कुछ अलग नेचर का होगा। चाहे जिस दिशा से डालेंगे, इधर से डाल लेंगे
इधर से भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं से हमको अलग अलग दिशाओं में क्या मिलेगा, प्रकाश जो है अलग अलग तरीके का प्राप्त होगा। तो इसी लक्षण को हम आप क्या कह देते हैं, विषम दैशिकता कह देते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है, इनका गलनांक और निश्चित होता है, क्वथनांक निश्चित होता है। इनका जो शीतलन वक्र होता है, मान लीजिए कि हम इनको ठंडा करें, इनको ठंडा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एकदम ठंडे हो जाएंगे या लगातार इनका टेम्परेचर में गिरावट आता जाएगा। इनके टेम्परेचर में लगातार गिरावट नहीं आती है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए शुरुआत में थोड़ा सा ठंडे होंगे, इनको हम टेम्परेचर का कम करें, थोड़ा सा ठंडे होंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और उसके बाद फिर अचानक से ठंडे होंगे, फिर रुक जाएंगे और फिर अचानक से ठंडे होंगे। तो इस तरीके से ये एक निश्चित टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, इनका जो है इनका शीतलन वक्र, इसको क्या कह देंगे हम, शीतलन वक्र कह देंगे। तो शीतलन वक्र इनका जो होता है वो बिल्कुल एकदम सतत, इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअसली ना होकर के अनकंटिन्यूअस होता है, इनकंटिन्यूअस होता है। यानी कि आपका कहेंगे तो इसको लगातार असतत होता है। कैसा होता है, असतत। सतत का मतलब होता है कि अगर डायरेक्ट ये गिर रहा है तो सीधे 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 से गिरता, अगर ये इस प्रकार से ऐसे गिरता चला आता, लगातार गिरता चला आता, तो हम इसको क्या कह देते हैं कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार इसके टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये लगातार ना गिर करके, बल्कि क्या हो रहा है, ये आपका कुछ टाइम तक पहले तो ठंडा होता है, फिर अस्थायी हो जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर अस्थायी हो जाता है। तो ये तरीका इसमें चलता है। तो हम आप कह सकते हैं इनका जो शीतलन वक्र होता है, इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। ये किस प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं भाई, विषम दैशिकता, विषम दैशिकता पाई जाती है। क्या होता है, इनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है, असतत। क्लियर है। क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अणुओं की व्यवस्था नियमित और निश्चित होती है। इनके कण अणु जो होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो दीर्घ परासी होती है। साथ ही इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। इनका जो विदलन होता है, तेज धार वाले अगर हथियार से इनको हम काट देते हैं, कोई तेज धार का हथियार लेने से, चाकू वगैरह है, तेज धार का हथियार होगा, उससे हम इनको काटना चाहेंगे तो इनका जो तल हमको मिलेगा वो बिल्कुल सपाट मिलता है, चिकना मिलता है, रफ नहीं होता है। इनका काटने पर इनकी सतह, काटने पर इनकी सतह चिकनी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी स्मूथ होती है। इनकी सतह कैसी होती है, स्मूथ होती है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में जैसे आपका आ जाएगा जनरली NaCl, Na2, SO4, KCl, ETC। ऐसे जितने भी हमारे साल्ट होंगे, आपका फिटकरी हो जाएगा, जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं की बात करें, लोहा आपका हो जाएगा, कॉपर है, निकेल है, जिंक है, ये सारी धातुएं हमारी कैसी होंगी, सब की सब क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपी और पेन लेके रखिए और आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। लिख लिए होंगे आप। अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें अणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। क्या होता है, अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, नहीं होती। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए
हमारा कोई एक पदार्थ है जिसमें ए व बी जैसे दो हमारे अवयव लगे हुए हैं, तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि हो सकता है कि ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर आपका लगातार बी आता जाए, यानी कि इनमें कोई निश्चित व्यवस्था इनकी नहीं है, कोई निश्चित एक क्रम नहीं होता है। जबकि आप इसमें देखेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड में तो अणुओं की एक फिक्स व्यवस्था होती है, अणु आपके उसी सिमेट्री में उसी रूप में आपके एडजस्ट होंगे, वो आपका इधर उधर नहीं होते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, तो यहां पे अणुओं की व्यवस्था आपकी कैसी है भैया, निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित है। अणुओं की व्यवस्था कैसी है, अनिश्चित। दूसरा देखेंगे तो ये दीर्घ परासी नहीं होते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, ये लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता, इनको जो है अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इनमें दैशिकता पाई जाती है, ये विषम दैशिक ना होकर के क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदैशिक, समदैशिक होते हैं। नोट करते चलिए, जहां प्रॉब्लम होगी कुछ टॉपिक्स आपके जैसे हैं आपका क्या विषम दैशिकता, दैशिकता ये क्या होती है आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। इनका जो शीतलन वक्र होगा, शीतलन वक्र की बात करें तो इनका जो शीतलन वक्र हमको आपको मिलता है वो ऐसे कंटिन्यूअसली लगातार डाउन होता जाता है। तो इसको हम आप क्या कह सकते हैं, जब लगातार डाउन होता जाएगा तो हम आप इसको क्या कह देंगे भैया कि इनका शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, सतत होता है। इनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, शीतलन वक्र शीतलन वक्र सतत होता है, सतत होता है। इनका जो गलनांक है, गलनांक और क्वथनांक, इनको हम आप गर्म करेंगे तो ये पहले तो मुलायम पड़ जाएंगे। जब हम इनको गर्म करेंगे तो क्या पड़ जाएंगे, पहले मुलायम होंगे, मुलायम होने के बाद फिर धीरे धीरे ये पिघलना शुरू होते हैं। अर्थात इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वह निश्चित नहीं होता है। तो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अर्थात जब इनको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये पहले मुलायम होंगे, फिर धीरे 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 आपके क्या हो जाएंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको अगर हम काट देते हैं, किसी धारदार चीज से अगर काट देते हैं, आप फाइबर वाली चेयर का एग्जांपल ले लीजिए कि जो फाइबर वाली चेयर होती है, आप उसको कभी भी चाकू वगैरह से काटिए तो आपको एक फिक्स सतह उसकी नहीं मिलेगी। उसकी जो सतह होगी वो आपकी थोड़ी सी खुरदरी होगी, थोड़ी सी आपकी जो है क्या मिल जाएगी, इधर उधर आपका फट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको कैसा मिलेगा, एकदम स्ट्रेट मिलेगा, एकदम सीधा मिलेगा, आपको ऐसा नहीं मिलना है। तो उसी चीज को हम क्या कह देते हैं कि काटने पर इनकी सतह कैसी होती है, चिकनी नहीं होती, यानी कि खुरदरी होती है। काटने पर इनकी सतह खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। जैसे कांच, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब को अगर हम आप काटेंगे तो इनकी जो सतह मिलेगी वो कैसी मिलेगी, खुरदरी मिलती है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
अगला हम आप देख लेते हैं ठोसों का प्रकार। आणविक आबंधों के आधार पर या विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक आबंध हमारे पाए जाते हैं, रासायनिक आबंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे रासायनिक आबंध या बंध के आधार पर, बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, रासायनिक बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों को अब यहां पे आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा गया है, आप इसको लिख लीजिए, बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इसका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, रासायनिक आबंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारे रासायनिक आबंध के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। आयनिक, आणविक, सहसंयोजी और धात्विक। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, आणविक ठोस। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड हमारा हो जाएगा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस मेटालिक, इसको क्या कर देंगे, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। थर्ड हमारा हो जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। और फोर्थ हमारा हो जाएगा सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। कौन से, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और इन्हें अलग अलग कई उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कौन कौन से आपके हो सकते हैं, इसके आधार पे आपके अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, पहला कौन सा हो सकता है, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आपका हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आपके आ जाएंगे। तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो 3 प्रकार के आणविक ठोस हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। अब देखिए ध्रुवता और अध्रुवता ये क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आप इसको डिफाइन करेंगे। ध्रुवता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया क्या, HCl, तो उसमें आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में आपको मिला होगा विद्युत ऋणात्मकता एक पॉइंट होता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी परमाणु का वह गुण जो किसी अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, या कह सकते हैं किसी परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण वह दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, तो वह गुण उसका क्या कहलाता है भैया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है।
तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCl, तो Cl के पास 3 लोन पेयर होते हैं, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो यहां जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खींचा होगा, क्लोरीन की ओर थोड़ा सा क्या होगा, खींचा होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास भी आपका क्या हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो अब जब आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचा हुआ है, क्लोरीन की ओर, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपका क्या आ जाता है, पार्शियली माइनस चार्ज, यानी कि आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, और इस पर आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 2 ध्रुवों की भांति कार्य करने लगेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम आप क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय यौगिक बोल देते हैं, ध्रुवीय कंपाउंड बोल देते हैं। तो अब जिनमें ये क्वालिटी नहीं पाई जाएगी, अब किसमें नहीं पाई जाएगी, तो भैया ऐसे कंपाउंड, जिसे समझिए बात को, जिसे Cl2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो दोनों एटम हमारे लगे हुए हैं, वो दोनों के दोनों परमाणु चाहे क्लोरीन के सेम नेचर वाले हैं, और दोनों की क्वालिटी एक ही प्रकार की है। तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या ये क्लोरीन परमाणु अपने साथी क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा? इस तरीके से समझिए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं दोनों में कुछ इस तरीके से, ये इसके लोन पेयर हैं, यहां पे दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए गए हैं, 3 लोन पेयर, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो अब आप यहां देखिए ना, एकदम बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल बीच में दोनों के इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना ये क्लोरीन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसी प्रकार से आपका दूसरा वाला क्लोरीन भी, ये वाला क्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बराबर खींच रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों परमाणुओं की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी बिल्कुल ही आपकी क्या है, सेम है। तो ऐसे अणुओं को हम क्या कह देंगे भैया, अध्रुवीय अणु। अब इस कंडीशन में ना तो इस पे कोई चार्ज आने वाला है, ना ही इस पे कोई चार्ज आने वाला है। तो जब दोनों पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा, तो ऐसी को हम क्या कह देते हैं, अध्रुवीय अणु कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु अध्रुवीय होते हैं, ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु या परमाणु अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा, इसमें एग्जांपल देखेंगे इसका, तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे Cl2 है, I2 है। देखिए Cl2 तो जनरल टेम्परेचर पे हमको क्या मिलेगी, गैस मिलेगी, थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा, बहुत ज्यादा जब ठंडा कर देंगे तो ये सॉलिड मिल जाएगा। लेकिन I2 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, I2 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होता है भैया, सॉलिड स्टेट में होता है। तो I2 कैसा ठोस होगा, I2 हमारा कंप्लीट, सीधी सी बात है, दोनों परमाणु एक दूसरे से साथ संयोजी आबंध बना करके जुड़े हुए हैं, और जब साथ संयोजी आबंध इन दोनों के बीच से बना हुआ है, तो ये कोई भी परमाणु में से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित बहुत ज्यादा नहीं करेगा, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, अध्रुवीय अणु बोल देंगे। तो यहां पे आपका आयोडीन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मीथेन को किस रूप में ले ले, सॉलिड स्टेट में, आर्गन, ये गैसें हैं हमारी, फिलहाल ये जनरली हमको क्या मिलती हैं, गैसियस स्टेट में मिलती हैं। तो ये आपके हो सकते हैं, इनके बीच में दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है। अध्रुवीय आणविक ठोसों के बीच में कैसा बल कार्य करता है, दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है। ये क्रिस्टल नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होता है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो जनरली आपके जितने भी यहाँ पे आपके एग्जांपल दिए गए हैं, सबके सब आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, आयोडीन को छोड़ करके सबके सब नॉर्मल टेम्परेचर पे हमको कैसे मिलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भैया ये सबके सब हमारे कैसे हैं, गैसियस स्टेट में हैं। और जब सबके सब हमारे गैसियस स्टेट में हैं तो सीधी सी बात है कि हमको ये किस रूप में मिलेंगे, इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो किस अवस्था में चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होने से पहले मैं आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको दे दूंगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बस आप ज्यादा से ज्यादा की संख्या में मेरे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद।